सार्थक कोचिंग सेंटर में सुरेंद्र सिंह यादव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। सार्थक कोचिंग सेंटर के अंतर्गत YouTube के माध्यम से हम आज मानव भूगोल की संबंधित बात चर्चा करने के लिए आए थे और चर्चा करने का मतलब ये तात्पर्य था कि हमने पहली क्लास और दूसरी पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हमने देखा था। उसके अंदर हमने मानव भूगोल का एक परिचय देखा था और मानव भूगोल के परिचय के बाद हमने देखा था कि मानव भूगोल की परिभाषाएं क्या क्या है और मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर कौन कौन सी विचारधाराएं लेकर आए। आज जो हम बात करने वाले हैं उस बात के अंतर्गत हम बात क्या करने वाले हैं कि सर हमारे बीच के अंदर इस मानव भूगोल की विषय क्षेत्र क्या है। इस मानव भूगोल की अगर हम विषय क्षेत्र की अगर बात करने के लिए जाएंगे तो मानव भूगोल की विषय क्षेत्र के अंतर्गत देखेंगे तो सबसे पहले हम बात क्या करने वाले समझना है हमारे को थोड़ा सा। अगर हम थोड़ा नॉलेज देने की बात करें सर मानव भूगोल क्या है तो हमने वहां पे भी देखा था कि सर ये मनुष्य था और ये कौन था। अगर बात करें बेटा अगर बात करें प्रकृति की बात कर रहे थे तो हम मनुष्य एवं प्रकृति के बीच जो अंतर संबंध थे जो अगर प्रति घटना घटित हो रही थी उनका जो अध्ययन कर रहे थे उसको मानव भूगोल कह रहे थे। आज अपन बात करने वाले से इस मानव भूगोल का हम कौन कौन सी विशेष क्षेत्र के अंतर्गत जाकर अध्ययन कर सकते हैं। तो मेन टॉपिक आज हमारा ये है कि सर मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र कौन कौन से हैं। इस मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत हम बात करेंगे कई प्रकार की बात करते हैं। इसके विशेष क्षेत्र सामाजिक भूगोल है, ये भी अगर बात करें मानव भूगोल का एक पार्ट है। दूसरी अगर बात करें सर राजनीतिक भूगोल है, यह हमारा मानव भूगोल का दूसरा पार्ट है जिसके अंदर राजनीतिक क्षेत्रों की बात करेंगे। तीसरी अगर बात करें हम आर्थिक भूगोल के बारे में बात करेंगे कि आर्थिक भूगोल क्या क्या किस चीज क्रियाओं का अध्ययन करवाया जाता है। फिर हम बात करेंगे सर ये हमारा चौथा भूगोल है नगरीय भूगोल करना, उसके बाद में जनसंख्या भूगोल के बारे में बात करना, आवास भूगोल करना। तो हम कह सकते हैं सर मानव भूगोल के अगर विशेष क्षेत्र की हम बात करते हैं तो विशेष क्षेत्र मुख्यतः अगर हम 6 प्रकार की बात कर रहे हैं। पहली हमारा सामाजिक भूगोल है, दूसरा हमारा राजनीतिक भूगोल है, तीसरा हम बात करते हैं आर्थिक भूगोल है, चौथा हमारा नगरीय भूगोल है, पांचवा हमारा जनसंख्या भूगोल है और छठा कौन सा है आवास भूगोल है। ये हमने मुख्यतः बात करी इस मानव भूगोल से संबंधित। आपने देखा होगा कि मानव भूगोल की प्रगति एवं विशेष क्षेत्र के अंतर्गत हम चैप्टर पढ़ रहे हैं या मानव भूगोल का मूल सिद्धांत का जो नाम है इसमें लगभग जितने भी चैप्टर दे रखे हैं वो सबके संबंधित किससे इस मानव से संबंधित हैं। तो हम मानव से संबंधित कौन कौन सी क्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किसके माध्यम से कर सकते हैं। हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि इस मानव भूगोल की विशेष क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मानव भूगोल की विशेष क्षेत्र अगर हम बात करें सामाजिक भूगोल पूछ सकता है, अब उसके बाद में आपको राजनीतिक भूगोल पूछ सकता है, आर्थिक भूगोल पूछ सकता है, नगरीय भूगोल। अब की बार आपने देखा होगा कि पहले ही अगर एनसीईआरटी का जो पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं क्लास का पेपर ले रही थी उसके अंदर पहला क्वेश्चन था कि आर्थिक भूगोल अगर बात करते हैं किसके अंतर्गत कौन सा संसाधन आता है। तो हमारे पास आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र पूछा गया था वहां पे और ऑप्शन दिए गए थे हमारे पास 4। तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सी विषय के अंतर्गत कौन सा टॉपिक आता है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं तो हम मानव भूगोल की जो विशेष क्षेत्र है इस विशेष क्षेत्र के अंतर्गत हम बात करें सामाजिक भूगोल जो हमें समाज के बारे में संबंधित जानकारी करनी है, इस प्रकृति के बारे में बात करनी है। आज हम सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्रों की बात करने वाले हैं कि इसके अंतर्गत जिस प्रकार से हमने देखा कि मानव भूगोल की विषय हो सकती है तो हम कह सकते हैं सर सामाजिक भूगोल के भी कुछ उप क्षेत्र हो सकते हैं। तो हमने मानव भूगोल के उप क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो हम मानव भूगोल अगर सामाजिक भूगोल जो है उसके अंदर उप क्षेत्र कौन कौन से उप क्षेत्र के अंतर्गत बात करते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्रों का अध्ययन करवाया जाता है। सामाजिक भूगोल हमें कौन कौन से क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए अगर बात करती है या उसका अध्ययन करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम सामाजिक भूगोल की बात करते हैं समाज में हमें किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, व्यवहारवादी भूगोल के बारे में पता होना चाहिए। अब व्यवहारवादी भूगोल ये क्या है, इस सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। दूसरी हम बात करेंगे सर इसका क्षेत्र कौन सा है, सामाजिक कल्याण का भूगोल है, ये भी हमें समाज के बारे में अध्ययन करवाती है। तीसरी समाज के अंदर अगर बात करें अवकाश भूगोल भी इसका एक पार्ट माना गया है सामाजिक भूगोल के अंदर। अगर बात करते हैं कोई व्यक्ति लगातार जॉब पे जाता है, कोई काम करता है तो उसे एक दिन का अवकाश होना जरूरी है शरीर की अगर बात करें सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को देखने के लिए। फिर हमारे पास सांस्कृतिक भूगोल है, हमें समाज के अंदर कौन कौन सी क्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए, क्या हमारे रीति रिवाज होते हैं, क्या हमारी सभ्यता है, इन सभी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं, सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। लिंग भूगोल के बारे में बात करते हैं। लिंग की बात करते हैं हमारे देश के अंदर अगर लिंगानुपात की बात कर लेते हैं हम, अगर स्त्री और पुरुषों की जो समानता है असमानता है या उनके बीच में जो अनुपात है उनका जो क्रियाओं का जो हमें अध्ययन करवाया जाता है ये भी हमारे सामाजिक भूगोल के अंतर्गत करवाया जाता है, जिसका एक विशेष क्षेत्र है भूगोल जिसके अंदर हम लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं। जिससे बात कर सकते हैं सर पुरुष और महिलाओं के बीच अगर बात करते हैं या पुरुष और महिलाओं की कितनी जनसंख्या है क्या नहीं है इसके बारे में बात करते हैं भूगोल के अंतर्गत।
फिर हमारे पास ऐतिहासिक भूगोल होती है, जिसके अंदर हम सामाजिक भूगोल के अंदर समाज के अंदर किस प्रकार का कोई कार्य हो रही, कोई घटना हो रही, जिसको हम असंभव घटना है उसका भी हमें अध्ययन करवाया जाता है, वो ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत आती है, वो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, हमारे समाज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर सब्जेक्ट कोई आ रही हो चिकित्सा भूगोल हो रही, जिससे हमें स्वास्थ्य के बारे में, हमारे जीवन के बारे में जिसका अध्ययन करवाया जाता है, वो किसके अंतर्गत आता है बेटा, सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र के अंतर्गत विषयों का अध्ययन करवाया जा रहा है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन ले सकता है, एग्जाम पूछ सकता है कि इससे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र जो सामाजिक भूगोल है इसके उपक्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दे सकता है, 4 के अंदर अगर बात करते हैं 3 अलग दे देगा और एक इसमें से आप इनमें से कोई सा दे सकता है, पूछ सकता है इसमें से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो यहाँ से क्वेश्चन निकलना हमारा 100% मोस्ट बनता है, यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा, एग्जाम निकालता है यहाँ से कि सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन से हैं। तो हमें क्वेश्चन भी पूछ सकता है उपक्षेत्रों के नाम बताइए, या कि आपने को 4 ऑप्शन दे दिया, एमसीक्यू क्वेश्चन दे दिया और उसमें 3 अलग दे दिया और एक सेम दे दिया, तो हमें यहाँ से ठीक करना होता है। दूसरी सब्जेक्ट के बारे में मानव भूगोल का दूसरा जो विषय क्षेत्र है वो हमारा राजनीतिक भूगोल है, और राजनीतिक भूगोल में हमें किस चीज का अध्ययन करवाया जाता है, निर्वाचन। आपने पता होगा कि हम हमारे देश के अंदर लोकतंत्र संविधान है और लोकतंत्र की स्थिति को हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें राजनीतिक दलों के बारे में या राजनीतिक चुनावों के बारे में, इन सभी मतदानों के बारे में जो अध्ययन करवाया जाता है वो कौन सी भूगोल कहलाती है, निर्वाचन भूगोल के नाम से जानी जाती है। दूसरी बात करते हैं राजनीतिक भूगोल का दूसरा जो उपक्षेत्र है वो कौन सा, सैन्य भूगोल है, जिसमें हमें सैन्य विज्ञान के बारे में जानकारी करवाती है, जिसमें हमें सेना के बारे में कह सकते हैं, हमारी व्यवस्थाएं कैसी, इनका अध्ययन कराने के लिए हम किस भूगोल का अध्ययन करवाया जाता है बेटा, सैन्य भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करवाया जाता है। तो यहाँ से भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट अगर क्वेश्चन निकल सकता है राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम बताइए, तो निर्वाचन भूगोल या सैन्य भूगोल, या आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि निर्वाचन भूगोल किस विषय से संबंधित है, हमारे पास ऑप्शन आ सकता है सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और नगरीय भूगोल। तो हमें आंसर क्या देना है, राजनीतिक भूगोल देना है। तो यहाँ से हमारे पास राजनीतिक भूगोल के 2 विषय हैं, कौन कौन से, एक तो निर्वाचन भूगोल है, एक सैन्य भूगोल है। तीसरी भूगोल के बारे में बात करने वाले हैं आर्थिक क्रिया के बारे में। ये आर्थिक जो क्रिया होती है जो हमें देश की अगर बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करवाने का कार्य करती हैं। तो हमें आर्थिक भूगोल के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट है, की बार हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्थिक भूगोल से अगर बात करें संसाधन भूगोल से क्या संबंधित है, तो संसाधन भूगोल ये हमें संसाधनों के बारे में जानकारी से बात करते हैं। संसाधन किसे कहते हैं, यदि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। तो हमारे पास संसाधनों का जो अध्ययन करवाया जाता है उसे क्या कहते हैं, संसाधन भूगोल के नाम से जाना जाता है। कृषि भूगोल, हमें कृषि के क्षेत्र में जाकर खेत में जाकर जिस चीज क्रियाओं का जो अध्ययन करवाया जाए या उससे संबंधित जानकारी दी जाती है वो कौन सी भूगोल कहलाती है, कृषि भूगोल के नाम से जाना जाता है। तीसरा हमारा जो आर्थिक भूगोल का तीसरा पार्ट है वो हमें उद्योग अगर बात करते हैं भूगोल की जानकारी करवाता है, कल कारखाने, मशीनें, फैक्ट्रियां आदि का चीज का अध्ययन करवाता है। चौथी विशेष हमारे विपणन भूगोल है, आगे बात करें पर्यटन भूगोल है, इससे भी हमें आमदनी प्राप्त होती है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, हमें एक देश से दूसरे देश के साथ में अनेक देशों के साथ में जो व्यापार की अर्थव्यवस्थाओं का जो अध्ययन करवाया जाता है वो क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल कहलाता है। तो हम कह सकते हैं आर्थिक भूगोल के जो उपक्षेत्र है वो संसाधन भूगोल है, कृषि भूगोल है, उद्योग भूगोल है, विपणन भूगोल है, पर्यटन भूगोल है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल के नाम से जाना जाता है। तो हमें इन सब्जेक्ट के आधार पर सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और किसके आधार पर, आर्थिक भूगोल के आधार पर हमें अनेक प्रकार के उपविषयों का अध्ययन करवाया जाता है। चौथी भूगोल नगरीय भूगोल, हमें नगर से संबंधित जिन क्रियाओं का अध्ययन करवाया जाता है या नगर से संबंधित जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनका अध्ययन करवाया जाए वो क्या कहलाता है ना, नगरीय भूगोल कहलाता है। जनसंख्या भूगोल जो हमें जनसंख्या के बारे में बताता है कि जनसंख्या की समस्याएं क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर, इन सभी प्रकार की जो एक भूगोल के क्षेत्र में अध्ययन करवाया जाए वो कौन सी भूगोल कहलाती है, जनसंख्या भूगोल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हमारे पास आवास भूगोल जिसको हम कहते हैं सर अधिवास की स्थिति की बात कर सकते हैं। अब ग्रामीण अधिवास क्या होते हैं, नगरीय अधिवास क्या होते हैं, इन सभी चीजों का जो अध्ययन करवाया जा रहा है किसके अंतर्गत आता है बेटा, आवास भूगोल के अंतर्गत आता है। तो हमने मानव भूगोल की जो क्षेत्र की बात कर रहे थे, हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था विषय क्षेत्र था, उसके अंदर देखा हमने 6 प्रकार की विषय देखी, सामाजिक भूगोल देखा, राजनीतिक भूगोल देखा, आर्थिक भूगोल देखा, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल और आवास भूगोल। 100% यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर कई बार, अब की बार भी कई बार क्वेश्चन
कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और ये हर बार यहाँ से चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन निकलता है। तो हमारी अगर बात करें ज्योग्राफी क्लास के अंदर कि हमने 3 टॉपिकों के अंदर इससे पहले चैप्टर को करने की कोशिश करी है और वो पहला चैप्टर हमारा जो पहला पार्ट था वो हमारा मानव भूगोल से संबंधित परिचय था, जिसके अंदर हमने मानव भूगोल देखा था, उसकी परिभाषाएं देखी थी। दूसरी हमने मानव भूगोल की प्रगति को देखा था, जिसके अंदर हमने विचारधाराएं देखने का काम किया था। उसमें निश्चयवादी विचारधारा थी, जिसको नीतिवादी विचारधारा भी कहते हैं। उसके बाद नव निश्चयवादी विचारधारा थी और उसके बाद संभावनावादी विचारधारा थी। आज हमने जो टॉपिक की बात करी है वो विषय क्षेत्र के बारे में बात करी है। सामाजिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, नगरीय भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, आवास भूगोल है और इसके कौन कौन से उपक्षेत्र हैं उनका अध्ययन करने के बाद में हम एक्सप्लेन करें। और ये हमें जो आपके YouTube के माध्यम से आपको बहुत जल्द ही इनके जो नोट्स बनाए गए हैं हमारी लैंग्वेज में वो भी आपके बीच में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छी कंटेंट बात करते हैं जहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करके हम क्या कर रहे हैं, प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं। तो आप इस